एग्जाम में लगा हुआ है सही? ठीक है। आइए, केंद्र शासित और राज्यों का उद्भव ना, एक प्रश्न आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। देखिए क्या है, भारत की आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले इस भारत, इसे भारत समझो, और इस भारत में इस तरह से आप मान लो कि कुछ इस तरह से कितने प्रांत थे, कितने प्रांत? 11 प्रांत थे, 11 प्रांत ना, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, 4 चीफ कमिश्नरी। इस प्रकार से 4 चीफ कमिश्नरी, ये 4 और ये इनकी संख्या 11। तो 11 ये जो प्रांत थे ये ब्रिटिश प्रांत थे, 11 ब्रिटिश प्रांत। ब्रिटिश प्रांत मतलब भारत के ये वो हिस्से हैं जहां अंग्रेजों का प्रत्यक्ष शासन था, और 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत इन्होंने बना के रखे थे अंग्रेजों ने। इसके अलावा छोटे छोटे जो भारत में बच गए, ये थे देसी रियासतें, ये थी देसी रियासतें, और इनकी संख्या थी 565 रियासतें थी भारत में। आज़ादी से पहले की स्थिति बता रहा हूँ। अब हम आज़ाद हो गए, और आज़ादी के साथ हमें पता है कि भारत पाकिस्तान विभाजन भी हो गया, पाकिस्तान बन गया। तो इन 11 प्रांतों में से कुछ प्रांत पाकिस्तान में चले गए, जैसे सिंध प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, है ना। देखो यहाँ पाकिस्तान में कौन कौन से प्रांत चले गए? सिंध चला गया, सिंध प्रांत चला गया, बलूचिस्तान प्रांत चला गया, बलूचिस्तान ये भी प्रांत चला गया। इसके साथ एक चला गया NWFP, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस। अंग्रेजों ने इसको नाम दिया था उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। सीमांत इसलिए बोला जाता है कि ये सीमा पर था। ये वास्तव में कौन सा क्षेत्र है? ये ऊपर वाला जो क्षेत्र था ना, ऊपर वाला, पाकिस्तान के ऊपर वाला जो क्षेत्र है ना, थोड़ा सा उस समय का अफगानिस्तान भी लगता था उससे, पाकिस्तान के ऊपर वाला क्षेत्र था ये, नॉर्थ उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। ये चला गया उधर पाकिस्तान में, ठीक। लेकिन इसके साथ साथ चले गए देसी रियासत। भाई रियासतें उस क्षेत्र में भी होंगी, देसी रियासत मतलब छोटे छोटे राजा महाराजा शासन करते थे। ये अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश नियंत्रण में थे, लेकिन राजपाट इन्हीं का चलता था इन रियासतों में ना। तो ऐसे 12 रियासतें पाकिस्तान में चली गई, 12 रियासतें पाकिस्तान में चली गई। पूरे भारत में 565 रियासतें थी, उनमें से 12 चली गई पाकिस्तान। अब 12 चली गई तो बच गया कितना? 13 चलेगी, सॉरी 13। अब बच गया भारत में कितना? 552 रियासत, 552 रियासतें भारत में बच गई। और प्रांत उधर चला गया, बाकी भारत में बच गया, ठीक। ये 4 जो चीफ कमिश्नरी प्रांत हैं ये तो जानते हो। ये कौन सा? दिल्ली अजमेर था, कुर्ग था, बलूचिस्तान था। ये बलूचिस्तान वहाँ चला गया है ना, बलूचिस्तान वहाँ चला गया। और क्या था? अजमेर मारवाड़। ये दिल्ली था, अजमेर मारवाड़, एक अजमेर मारवाड़। तो प्रश्न आपका ये भी बन सकता है ना कि 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन से थे? दिल्ली, कुर्ग। हाँ, मैं तो दूंगा ही, आपके परीक्षा में भी आ सकता था। दिल्ली, अजमेर, कुर्ग, अजमेर मारवाड़, ये 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत, और 11 ब्रिटिश प्रांत, जिसमें से बलूचिस्तान उधर चला गया। वो 11 में से एक सिंध और NWFP उसमें था, वो उधर चला गया। और 13 रियासतें वहाँ चली गई, बच गया भारत में कितना? 552 रियासतें। अब क्या हुआ कि जैसे भारत की आज़ादी की घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, और उसकी तैयारी भी पहले चल रही थी। 15 अगस्त 1947 से पहले उसकी तैयारी चल रही थी।
सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि भैया आपको सारे रियासतों का एकीकरण करना है, सारे रियासतों को आपको मनाना है कि वो भारतीय संघ में, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद जो भारत संघ बनेगा उसमें शामिल हो जाए। और लगभग सबसे सफलता हासिल हो भी गई, लेकिन 3 रियासतें थीं जिसमें प्रॉब्लम हुआ। 3 रियासतें, इन 500 बचे हुए 552 रियासतों में से 3 रियासतें कौन सी? एक तो जम्मू कश्मीर, एक आपका हैदराबाद, और एक आपका जूनागढ़, एक आपका जूनागढ़। तो हैदराबाद तो जानते ही हो आप, जम्मू कश्मीर भी जानते ही हो आप, जूनागढ़ ये गुजरात क्षेत्र में पड़ता है, गुजरात। ये 3 रियासतें इन्होंने अड़ंगा चालू किया। ठीक, जम्मू कश्मीर में हरि सिंह, जम्मू कश्मीर में कौन? हरि सिंह, ये राजा था। हैदराबाद में मुस्लिम शासक था जिसको निजाम कहा जाता था, मुस्लिम शासक को निजाम कहा जाता था। हैदराबाद, जहाँ जहाँ मुस्लिम शासक हुआ करते थे उनको निजामियत कहा जाता था, निजाम, वहाँ का शासक निजाम कहलाता था। और जूनागढ़ में भी एक मुस्लिम शासक था, जूनागढ़ में भी एक मुस्लिम शासक था। इन तीनों में केवल एक ही जम्मू कश्मीर का जो हरि सिंह था, ये डोगरा सिख शासक था। डोगरा सिख, सिख ही था एक, जो राजपूत जो सिख परिवर्तित हो गए थे, डोगरा सिख कहलाते थे, ये वही है। यही एकमात्र था, बाकी दोनों जगह मुस्लिम शासक अड़ंगा लगाने लगे। जम्मू कश्मीर हरि सिंह का किस्सा कुछ अलग था। असल में जब भारत आज़ाद होने वाला था तो इन देसी रियासतों को ये छूट दी गई थी कि आप चाहे तो भारत में शामिल हो जाएं, आप चाहे तो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, आपकी मर्जी, चाहे तो आप स्वतंत्र रह जाएं। और किस्सा यही था, अंग्रेज़ों का जो एक यही था, यही गड़बड़ कर रहा था। तो भैया बाकी को तो मना लिया गया, ये 3 अड़ंगा करने लगे। जम्मू कश्मीर का राजा हरि सिंह इसलिए भारत संघ में शामिल नहीं, ऐसा नहीं कि उसको पाकिस्तान में शामिल होना था, वजह था स्वतंत्र रहना चाहता था, उसकी राजशाही चली जाती। अगर भारतीय संघ में शामिल हो जाता तो राजशाही, राजपाट चला जाता, क्योंकि आपको ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि स्वतंत्र भारत में लोकतंत्र होगा, राजशाही नहीं होगी, चुनाव होंगे, सरकार बनेगी और शासन चलेगा। और राजा हरि सिंह को यही मंजूर नहीं था। तो एक छोटी सी कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी राजा हरि सिंह से संबंधित। राजा हरि सिंह शामिल नहीं हो रहा था और पाकिस्तान जम्मू की बुरी नज़र, भाई भारत पाकिस्तान विभाजन में जम्मू कश्मीर पाकिस्तान बहुत बैडली चाहता था, लेकिन दिया नहीं गया, है ना। तो पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ। तो पाकिस्तानी सेना, आज़ाद होने की बात है ये, पाकिस्तानी सेना वहाँ की एक कबीला था जो बहुत ख़तरनाक कबीला था, बहुत बर्बर कबीला। उनको पाकिस्तानी, वो जो है मतलब पाकिस्तानी सेना नॉर्मल सिविल ड्रेस में और उन कबीले वालों को हथियार देकर मार्च करने लगी, जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर घुसपैठ करने लगी। ये लोग जहाँ जहाँ जम्मू कश्मीर में गुजरे मरघट बना दिए उसको, जितने लोग मिले मार काट दिए, महिलाओं से बलात्कार, ये सब चलने लगा। राजा हरि सिंह को सूचना पहुँचने लगी कि वहाँ से उस बर्बर कबीले के साथ पाकिस्तानी सेना जो है वो जम्मू कश्मीर में कब्जा जमाने के लिए निकल चुकी है और जहाँ जहाँ से गुजर रही है वहाँ मरघट बना दे रही, साफ, कोई किसी को जीवित छोड़ ही नहीं रही। अब महाराजा हरि सिंह वास्तव में अब पैंट गीली होने लगी कि मेरा क्या होगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें मिल रही थी, मतलब उनके हाथ में आ गया तो मोरे भी चीर फाड़ देंगे और मेरा किस्सा ख़त्म हो जाएगा। फ़ोन किया, इधर भारत आज़ाद हो चुका था ना, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद भी ये 3 रियासत शामिल नहीं हुए थे। फ़ोन किया तो इधर से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, मदद के लिए फ़ोन लगाया तो बोले देखो भैया क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय युद्ध नीति के विरुद्ध हो जाएगा ये, और हम वॉर क्राइम नहीं करना चाहते। हाँ, अलबत्ता ये बात है कि तुम भारत संघ में शामिल हो जाते तो तुम हमारे हिस्से हो जाओगे, और तुम हमारे हिस्से हो जाओगे तो फिर तो भैया फिर हमारी सेना को हम खुली छूट है, हम अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो वो लेकिन चाह नहीं रहा था, लेकिन अब मजबूर हो रहा था। पहले तो मना कर गया, फिर फ़ोन लगाया, फिर बोले नहीं भैया देखो हम मदद नहीं कर सकते तुम्हारी, युद्ध जो दुनिया भर की युद्ध नीति है उसके विरुद्ध हो जाएगा।
तो बोला भैया जल्दी भेजो, मैं तैयार हूँ, लेकिन बचाओ मेरे को। यहाँ से एयरक्राफ्ट पकड़ के वीके मेनन, उस समय भारत जो सचिव थे उनके, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल के, और पहुँचे, साइन किया। अब बोले कि बस हम जा रहे हैं। अब फ़ोन किए, हाँ एयरक्राफ्ट भारतीय विमान निकल चुका है, भारतीय सेना का विमान, नौसेना का विमान निकल चुका है, ठीक। लेकिन इसको अभी भी शक था कि मतलब वो पहले पहुंचेंगे कि भारतीय एयरफोर्स पहले पहुंचेगी। तो अपने सेक्रेटरी को, जो पर्सनल सेक्रेटरी था, अपने रिवॉल्वर में गोली भर के रात में उसको दिया कि देख भैया, सुबह अगर भारतीय सेना नहीं पहुंची, वो लोग पहले पहुंच गए, तो मेरे को नींद में ही गोली मार देना, नींद में ही निपटा देना मेरे को, है ना। मैं चाहता नहीं कि मेरे को जिंदा मैं देखूं वो साले मेरे को चीर फाड़ करें। लेकिन तड़के तड़के भारतीय सेना पहुंच गई। हरि सिंह को मरने की आवश्यकता नहीं पड़ी और भारतीय सेना ने उनको खदेड़ दिया, पूरा उनको उनकी ऐसी की तैसी करके खदेड़ दिया। तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर का विलय हो गया, भारत में विलय हो गया। अब ये दोनों हैदराबाद का निज़ाम बहुत अड़ियल। तो बार बार सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना भिजवा रहे थे कि भैया आओ आओ मिलो और भारतीय संघ में शामिल हो, नहीं हुआ। तो अपने किसी व्यक्ति को भेजा वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास। तो वो बड़े अकड़ में बात कर रहा था कि हमारी सेना भी, हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी, हम नहीं शामिल होना चाहते। अब भाई कैसा लगता कि ये पूरा भारत है साला, बीच में ये हैदराबाद विदेशी राज्य होता। इसको शामिल करना हमारी मजबूरी भी थी ना, क्योंकि चारों तरफ तो भारतीय संघ में शामिल हो चुके थे, बीच में साला विदेश होता हैदराबाद। बोलता हम स्वतंत्र रहेंगे, हमारे निजाम स्वतंत्र रहेंगे। और बोला देखो भैया, नीति के तहत ये तो संभव नहीं है, और अपने हैदराबाद के निजाम को बोलो भारतीय संघ में शामिल हो जाए। नहीं शामिल हुआ। क्या किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जो भारतीय पुलिस थी, है ना, उसको आर्मी को, असल में आर्मी को भेज दिया पुलिस के वेशभूषा में। वो नहीं बताना चाहते थे दुनिया में कि आर्मी का एक्शन है ये। किसको भेज दिया? पुलिस को। टैंकर वैंकर सबके साथ भेज दिया, है ना। अब वो निजाम एकदम अपनी अकड़ में कि हम देख लेंगे, हम भी कम नहीं है किसी से, हमने भी इतने युद्ध लड़े हैं, ऐसा वैसा, है ना। सवेरे शुरू हुआ, 3 घंटे में सरेंडर, 3 घंटे में सरेंडर। और इस प्रकार से जो पुलिस एक्शन कार्रवाई की गई, उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन पोलो। क्या रखा गया था? पोलो। तो हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय के लिए जो पुलिस कार्रवाई की गई, उस ऑपरेशन का नाम क्या था? पोलो। तो हैदराबाद ऑपरेशन पोलो के माध्यम से भारतीय संघ में मिलाया गया। तो हरि सिंह का भी समझ गए, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारतीय संघ में, विलय पत्र पर हस्ताक्षर, वीके मेनन गए थे, विलय पत्र पर बाकायदा हरि सिंह ने हस्ताक्षर किया और भारतीय संघ में विलय हुआ। इसका हैदराबाद का विलय कैसे हुआ? पुलिस कार्रवाई द्वारा। और पुलिस कार्रवाई का ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। अब बात जूनागढ़ की आई। जूनागढ़ में असल में वहाँ पर जो मेजॉरिटी थी वो हिंदू जनसंख्या थी, लेकिन शासक मुस्लिम था। हिंदू मेजॉरिटी थी, शासक मुस्लिम था। इस साले ने, हरामखोर ने, गुपचुप तरीके से रात्रि में पाकिस्तान के साथ संधि में हस्ताक्षर कर दिया। पाकिस्तान के साथ, ये पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था, हस्ताक्षर कर दिया गुपचुप तरीके से, और पलायन कर गया। अब वहाँ के जो करीबी थे, जो उस जूनागढ़ शासन में जो हिंदू थे, जो और सामंतमन थे, जो करीबी थे, उन्होंने सूचना दे दिया इधर, है ना। सूचना इधर दे दिया और उसके बाद फिर कार्रवाई की गई। तुरंत कार्रवाई की गई तो वो तो भाग गया, वो पाकिस्तान भाग गया। अब यहाँ से बोला कि देखो भैया, ऐसा नहीं, हमारा क्षेत्र है, जनमत संग्रह कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? जनमत संग्रह। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल और इन सबको पता था कि वहाँ है, अगर जनमत संग्रह कराएंगे तो वहाँ की जनता अधिकांश हिंदू है, तो भारत के पक्ष मतदान करेगी। तो जनमत संग्रह में जो होना चाहिए था वही हुआ। उन्होंने वहाँ की जनता ने जब मतदान किया तो वो भारत के पक्ष में किया।
तो इस प्रकार से जनमत संग्रह द्वारा जूनागढ़ का विलय भारतीय संघ में कराया गया। तो 3 रियासतें वास्तव में भारत की स्वतंत्रता से पहले ही ये सब भारतीय संघ में मिला लिए गए थे। आपसे प्रश्न पूछेगा कि वो भारत की 3 रियासतें कौन सी थीं जिनका विलय भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। वो 3 ये हैं। कौन कौन सी? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़। इनमें से किस रियासत का विलय भारतीय संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके हुआ? जम्मू कश्मीर। किस रियासत का विलय इनमें से ऑपरेशन पोलो, पुलिस कार्रवाई यानी कि ऑपरेशन पोलो द्वारा हुआ? हैदराबाद। और इनमें से किस रियासत का विलय जनमत संग्रह के माध्यम से हुआ? जूनागढ़। ठीक है, एक भूमिका पढ़े आई, ये वही है। हैदराबाद और जूनागढ़ किसकी सहायता से हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जम्मू कश्मीर किसके सहयोग से हुआ? जवाहरलाल नेहरू। ये देखो, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है। 26 अक्टूबर 1947। एक और चीज़, कभी लटके झटके कभी आपसे जीके है ये कि हस्ताक्षर द्वारा हुआ और कब हुआ? 26 अक्टूबर 1900। अगस्त में हम आज़ाद हो गए थे ना, सितंबर अक्टूबर की बात है ये। एक संप्रभु राष्ट्र होने के कारण भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्रों का भी अधिग्रहण कर सकता है। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, आप प्रस्तावना में पढ़ चुके हो। तो एक विदेशी क्षेत्रों का अधिग्रहण भी कर सकता है। कैसे? सत्तांतरण द्वारा, व्यवसाय द्वारा, ऑक्यूपेशन या जीत या हार कर। व्यवसाय मतलब किसी को पैसा, कोई अपना भूमि दे रहा है, हमने पैसा दिया और उस क्षेत्र को ले लिया, अधिग्रहण कर लिया। या फिर एक सत्तांतरण, सत्ता का ही हस्तांतरण हो गया तो विलय कर सकते हैं। और जीत या हार कर, तो ये एक ऐसे ही है, वो पूछेगा नहीं आपसे। आइए राज्य पुनर्गठन आयोग। अब भारत आज़ाद हो चुका है, 3 रियासत अड़ंगा अड़ा रहे थे, उनका भी विलय हो चुका है। अब स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में राज्यों की राजनीति शुरू हो गई थी, क्योंकि अभी भी अंग्रेजों का जो वो समीकरण था, अंग्रेजों का जो वो प्रशासनिक विभाजन था, अभी वो जारी था। मतलब अंग्रेजों, भारत के आज़ाद होने के बाद जितना भी देसी रियासत और ब्रिटिश प्रांत का विलय हुआ, उसको वो ऐसे के ऐसे भारत के हिस्से बन चुके थे, स्वतंत्र भारत के हिस्से बन चुके थे। किया ये गया था, आपसे पूछेगा नहीं, भाग 7 में, भाग 7 में इन सारे क्षेत्रों को कैटेगरी ABCD में डाल दिया गया। ABCD, जो ब्रिटिश प्रांत थे वो भी भारत के, अब स्वतंत्र भारत के हिस्से हैं। जो देसी रियासत थे वो भी भारत के हिस्से हैं, है ना। उन सब को कैटेगराइज कर दिया गया था ABCD में। किसमें? भाग 7 में। वैसे ही व्यवस्था चल रही थी, वैसे ही व्यवस्था। लेकिन भारत में भाषा के आधार पर राजनीति शुरू हो चुकी थी, स्वतंत्रता के बाद से ही शुरू हो चुकी थी। एक मांग शुरू हो गई थी कि भाषा के आधार पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाए फिर से। मतलब पूरे भारत के जितने भी क्षेत्र हैं उनका पुनर्गठन किया जाए, किसके आधार पर? भाषा के आधार पर, है ना। मांग उठती रही। तो इसी क्रम में 1948 में सबसे पहले केंद्र सरकार ने एक आयोग बनाया जिसका नाम था एस.के. धर आयोग। 1948 में एस.के. धर, उस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर। तो 1948 में, जून 1948 में एस.के. धर आयोग का गठन किया गया। ये जो एस.के. धर आयोग है, ये प्रांतीय पुनर्गठन आयोग था। क्या था? क्योंकि अभी भी अंग्रेजों का प्रांत को वैसे ही का वैसे ही रखा गया था, तो प्रांतीय पुनर्गठन आयोग था। एस.के. धर आयोग ने, मतलब आपको जानकारी में क्या चाहिए कि भारत की स्वतंत्रता के बाद पहली बार भारत के क्षेत्रों को पुनर्गठन करने के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग का गठन किया था? एस.के. धर आयोग। कब किया था? जून 1948 को। क्या ये राज्य पुनर्गठन आयोग था? नहीं, ये एक प्रांतीय पुनर्गठन आयोग था, प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था। इस आयोग का केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी थी कि अध्ययन कीजिए आप और बताइए कि क्या भाषा के आधार पर देश में पुनर्गठन किया जा सकता है।
एसके धर आयोग ने अध्ययन किया और अपनी रिपोर्ट में बताया कि नहीं भैया, भाषा के आधार पर देश में पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। हो गया, लेकिन अभी भी मांग जोरों पर है। दिसंबर 1948 में एक और कमेटी बनाई जाएगी, जेवीपी कमेटी। इस कमेटी का नाम होगा जेवीपी कमेटी। दिसंबर 1948, सब आपको सामने दिख रहा है, मेरे यहाँ है ना, लेकिन तुम्हारे भी यहाँ हो, रखना है तुमको। जून 1948 में जेवीपी कमेटी का गठन किया गया। जेवीपी कमेटी में 3 ही सदस्य थे, जे फॉर जवाहरलाल नेहरू, वी फॉर वल्लभ भाई पटेल, पी पट्टाभी सीतारमैया। ये भी प्रश्न बनेगा। दिसंबर 1948 में कौन सी कमेटी बनाएगी? जेवीपी कमेटी। कौन कौन सदस्य थे? जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी अध्ययन किया। इन्होंने भी भाषा के आधार पर पुनर्गठन को जायज़ नहीं ठहराया ना। दो गतिविधियां हुई और दोनों ने भाषा को आधार मानने से मना कर दिया, पुनर्गठन के लिए आधार मानने से मना कर दिया। इसी बीच में 1953 में एक घटना हो गई। आगे मांग चली रही है देश भर में। 1953 में आंध्र प्रदेश, जो मद्रास प्रांत, देखो अंग्रेजों के ज़माने में एक था मद्रास प्रांत, बड़ा सा प्रांत था वो। वीडियो में दिख रहा है ये कि चमक रहा है? दिख रहा है। अच्छा, ब्लॉक नहीं किया था क्या? चल, ये है मद्रास प्रांत। 1953 की स्थिति है। ये है मद्रास प्रांत, लाल जो दिख रहा है ना, ये पूरा मद्रास प्रांत है। अभी आज जिस हिसाब से आप राज्य देख रहे हो, अभी नहीं हुआ है। अभी एज इट इज, जैसे जो ब्रिटिश प्रांत थे, ये वो देसी रियासतें मिलाकर संघ स्वतंत्र हो चुका है। इतना बड़ा था ये। तो इसमें की प्रॉब्लम ये थी कि साला आधे हिस्से में ऊपर लोग तेलुगु बोलते थे और इधर नीचे लोग मद्रासी तमिल बोलते थे। मद्रासी भाषा नहीं होती ना, तमिल होती है, तमिल बोलते थे। अच्छा, दोनों ही भक्करिया ही होते हैं उधर, मेरी तरह, मेरे से भी ज़्यादा होते हैं ना। मतलब कोयला भी शर्मा जाए। इधर दोनों ही भाषा इडिंग बिडिंग है, कुछ समझ में आता है, बोलते हैं, समझ में आता नहीं। लेकिन साले दोनों ही लड़ते थे आपस में। ये बोलते थे वी तेलुगु पीपल आर मोर सुपीरियर देन यू तमिलियंस। तमिल बोलते थे ना ना, वी आर मोर सुपीरियर देन यू पीपल, यू तेलुगुस। दोनों ही एक दूसरे को गरियाते थे भाषा के लिए। ये तेलुगु बोलते थे, तमिल बोलते थे, मतलब तमिल, ये भी तेलुगु और ये तमिल, दोनों ही लड़ते थे। यहाँ पर एक नेता इसी समय तैयार हो गया। यहाँ एक नेता यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया, जिसका नाम था पोट्टी श्री रामलू। ये नेता बन गया। ये बोला मैं तेलुगु लोगों के लिए नए राज्य बनाऊंगा। ये नेता बन गया। ये बोला मैं आमरण अनशन करूंगा। लोग भी बोले हाँ तो हाँ भाई, तू हमारा नेता है, तेलुगु राज्य हमारे लिए बनाएगा। बैठा दिए उसको आमरण अनशन पे। ये सोचा होगा साला हीरो बनने के लिए कि बाद में लोग मेरे को क्या दूध पी लेंगे, जूस पिला के जिंदा रखेंगे। लेकिन इसका दांव उल्टा पड़ गया। लोग ज़्यादा चालाक निकल गए। लोग बोले साला ये मरेगा तभी बनेगा, ये मरेगा तभी बनेगा। ये चाहता भी होगा ना कि मेरे दूध जूस अभी कुछ तो दो जिंदा रखने के लिए। बोले ना, तेरा मरना जरूरी है। ये 53वें दिन पटपटा के मर गया। अनशन पे बैठा था 53वें दिन, पता नहीं कैसे जी गया 53वें दिन तक। ये पटपटा के पोट्टी श्री रामलू चल बसा। अब इनको बहाना मिल गया, एकदम महा दंगा भड़क गया। हमारा नेता मर गया, हमारे नेता ने बलिदान दे दिया तेलुगु लोगों के लिए। आनन फानन में इतना दबाव बन गया कि 1953 में भारत सरकार ने पहला राज्य बना दिया, आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना
आंध्र प्रदेश। तेलुगु लोगों का राज्य आंध्र प्रदेश कब बना? 1953 में। 1953 ये बना दिया, फिर दबाव बढ़ गया तो आंध्र प्रदेश बन गया 1953 में। आंदोलन, सरकार को लगा आंदोलन खत्म हो जाएगा, बाकी हिस्सों में आंदोलन से अबे साले हमन बाटा बुझे इनका, आंध्र प्रदेश ले बना दिया, हमर भर कौन बनाई, तो देश भर में साला चक्कर शुरू हो गया पूरा। अब उनको लगा ना, सबको उम्मीद बन गया आंध्र प्रदेश बन गया मतलब अपने लिए भी बनेगा भाषा के आधार पर नया नया राज्य। इसी दबाव में 1953 में केंद्र सरकार ने एक 3 सदस्यीय और आयोग बनाया। इसी साल बनाया 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग। केंद्र सरकार ने बनाया राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य? 3। सबसे मेन वाले को नाम बीच में लिखता हूं, फजल अली। इधर एक पनिकर, केएम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। इधर कौन? कुंजरू। आपको टिक करना है, याद रहना चाहिए, कुंजरू, पनिकर और फजल अली 3 लोग थे। 3 सदस्यीय एक आयोग बना जिसका अध्यक्ष कौन था? अच्छा, आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, कई बार नाम उसके नाम से पड़ जाता है। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग को और किस नाम से जानेंगे हम? फजल अली आयोग। किस नाम से जानेंगे? फजल अली आयोग। ये चार्ज था अनोनी अपना मोबाइल पूरा। है लेकिन नेट का है चालू है, लेकिन नेट तो चालू है ना। उससे क्या होता है, बैटरी खा रहा है ना नोनी, नेट वाईफाई चालू है। फजल अली आयोग, तो फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में। ये एक राज्य पुनर्गठन आयोग था। इसको जिम्मा सौंपा गया कि अध्ययन करो भाई, क्या भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश में किया जा सकता है। इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1955 में। 1955 में इसने अपनी केंद्र सरकार को रिपोर्ट सौंपी, और रिपोर्ट में क्या था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन को तो इसने भी मना कर दिया, किया जा सकता है। इसने बोला भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, लेकिन एक थियरी को इसने भी मना कर दिया। वो थियरी थी एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य वाली थियरी को नकार दिया। इसने बोला भैया कुछ हद तक भाषा के आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया तो जा सकता है, लेकिन भैया अब हर एक भाषा के लिए एक राज्य बनाना, ये भारत की एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ होगा। क्योंकि स्वतंत्र भारत जो है विविध संस्कृतियों का देश है, विविध भाषा का देश है। अगर हम एक एक भाषा के लिए एक राज्य बना देंगे तो ये सब खंडित हो जाएंगे, सब आपस में अलग अलग देश की तरह बर्ताव करने लगेंगे, जो कि भारत की एकता के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए बोला कुछ हद तक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन देश में किया तो जा सकता है, लेकिन एक भाषा एक राज्य वाली थियरी को, सिद्धांत को नकार दिया। इसी फजल अली आयोग की अनुशंसा पर या सिफारिश, क्या बोलेंगे हम? अनुशंसा, संशा होता है, संशा उल्टा बोल दिया, अनुशंसा या सिफारिश पर 1956 में देश में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। देश में कब किया गया? राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? 1956। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ? 1953। और 2 अन्य सदस्य कौन थे? पनिकर और कुंजरू। 2 अन्य सदस्य। फजल अली तो याद रहेगा। 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग को और क्या किस नाम से जानोगे आप? फजल अली आयोग, ये अध्यक्ष था। 2 अन्य सदस्य थे, पनिकर और कुंजरू। फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को कब सौंपी? 1955, 2 साल बाद, 1955। केंद्र सरकार ने फजल अली आयोग की रिपोर्ट को मान लिया। फजल अली आयोग ने
क्या भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन स्वीकार किया अपनी रिपोर्ट में? अबे हाँ, बात यह है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को स्वीकार किया कि नहीं? हाँ। क्या फजल अली आयोग ने एक भाषा के लिए एक राज्य का समर्थन किया? नहीं, एक भाषा एक राज्य को नकार दिया। अच्छा, देश में राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956। किस आयोग की सिफारिश पर? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और 1956 में जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया तो देश में कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य और 6 यूटी, यूनियन टेरिटरी, हिंदी में हम क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। 1956 में भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली बार राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? 1956 में। 1956 में देश में पूरे क्षेत्रों को पुनर्गठित किया गया। कितने राज्य बनाए गए? 14। कितने संघ शासित प्रदेश बनाए गए? 6। ठीक, आइए, ये सब मैं बता दिया आपको, जो यहाँ लिखा हुआ है आप पढ़ चुके हो। ये हो गया, ठीक। और साथ में सातवां देखो, 1 नवंबर 1956, और स्पेसिफिक डेट देख लो कब किया गया? 1 नवंबर 1956। और साथ में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 भी किया गया। संविधान संशोधन मतलब अभी कौन से क्रम का संविधान में संशोधन रहा? ये 7वां। कब किया गया? 56। 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या किया गया? क्या किया गया? भाग 7 इसको निरसित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? निरसित कर दिया गया। कुछ देर पहले आपको बताया था कि भारतीय संविधान के भाग 7 में जो अंग्रेजों के समय जो रियासत और प्रांतों की जो व्यवस्था थी उसको 4 कैटेगरी में बांट दिया। भारत के क्षेत्रों को 4 कैटेगरी में बांट के भाग 7 में कर दिया। लेकिन 1956 में तो अब राज्यों का पुनर्गठन हो गया। अब वो जो ब्रिटिश प्रांत और वो जो रियासत थी उसकी तो आवश्यकता थी नहीं। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा क्या किया गया? भाग 7 में जो भी कैटेगरी ABCD ग्रुप था ना, हटा दी, खाली। तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया? भाग 7 को निरसित कर दिया गया और पूरे देश को 1 नवंबर 1956 को पुनर्गठित करके कितने राज्य बनाए गए? 14। कितने संघ शासित प्रदेश? 6। ये स्थिति हो गई। अब ये 14 राज्य में हमारा मध्य प्रदेश शामिल था क्या? हाँ, मध्य प्रदेश बन गया था 1 नवंबर 1956। अब क्या बन चुका था ये तो हमें याद नहीं रखना है, लेकिन आज भारत की स्थिति कितनी? आज कितने राज्य हैं? आज 28 राज्य हैं। मतलब और 14 राज्य कौन कौन से बने, कब बने? यहाँ से प्रश्न आ सकता है। और 8 वर्तमान में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 8। वो संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं ये बन सकता है ना। तो 14 के बाद 15वां राज्य कौन सा बना, 16वां कौन सा बना, 15 से लेकर 28 तक अगर हमको याद रहेगा, क्योंकि ये याद तो करना है, यहाँ से प्रश्न बन जाता है। उन राज्यों के अलावा जो बच गए उन सब का गठन कब हो गया था? 1956 में ही हो गया। क्लियर? और एक 9वां संविधान संशोधन भी किया गया। ये देखो, 9वां संविधान संशोधन अधिनियम कभी लटके झटके पूछ दे, 1960 में किया गया। बेरूबारी संघ, असल में पूर्वी बंगाल है ना, ये जो बांग्लादेश है, ये तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया था। पूर्वी बंगाल भाई, भारत 1947 में विभाजन के साथ वो पाकिस्तान बन गया और ये जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है ये पाकिस्तान था। इसको पूर्वी बंगाल बोलते थे। बंगाल का 2 हिस्से में काटा, इधर वाला पूर्वी बंगाल, इधर वाला पश्चिम बंगाल, जो भारत का एक राज्य है। तो 1960 में संविधान में संशोधन किया गया। वो बन तो चुका था पाकिस्तान, लेकिन भारत में 9वां संविधान संशोधन 1960 करके बेरूबारी संघ मतलब पूर्वी बंगाल पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया। कभी पूछ दे आपसे कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पूर्वी बंगाल यानी कि बेरूबारी संघ पाकिस्तान को हस्तांतरित किया गया?
9वां संविधान संशोधन अधिनियम 1960। ठीक, ये बात अलग है कि 1971 में हम लोगों ने सेना भेजकर पाकिस्तान से अलग करवा के उसको बांग्लादेश बना दिया ना, वो बाद में देखेंगे। यहां से प्रश्न बनेगा और यहां से आपके रटंत विद्या शुरू हो जाती है। 1960 अब जानते हो ये पूरा वो जो कुछ राजस्थान का क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र, ये पूरा जानते हो क्या था? बम्बई राज्य था। बॉम्बे, अंग्रेजों के समय का बॉम्बे, बॉम्बे, ये गुजरात भी उसमें शामिल था। ये महाराष्ट्र तो शामिल था ही, गुजरात भी शामिल था, कुछ हिस्से आपके वो भी शामिल थे ना। अब क्या किया गया, मांग उठने लगी वहां गुजराती कि भैया गुजरात मराठी बोलने वालों के लिए अलग राज्य बनाओ। तो देखो 1960 में पहली बार गुजरात 15वां राज्य बना। गुजरात, तो आपसे पूछेगा कि भारत का 15वां राज्य कौन सा? गुजरात। कब बना? 1960। किससे अलग होकर बना? हाँ वही आज का महाराष्ट्र है वो, आज का महाराष्ट्र से अलग होकर ये गुजरात बना। 1960 15वां राज्य गुजरात, 1960 15वां राज्य गुजरात, 1900 गुजरात बना रहे 15वां राज्य गुजरात 1960। पूछ देगा आपसे ईयर, वर्ष और ये राज्यों का गठन, है ना। 1960 में 15वां राज्य गुजरात। फिर देखिए 1961 में आ जाइए, दादर नागर हवेली केंद्र शासित राज्य बना। देखो आप अभी क्या हुआ, एक इतिहास आपको पता नहीं, पता है कि नहीं, अब 3 रियासत तो आप जान गए। भारत की आज़ादी के बाद 3 रियासत जो है, जो भारतीय संघ में भारत की आज़ादी के बाद विलय हुआ, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। अब आप भारत के वो क्षेत्र देखिए जो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए, बाद में आज़ाद हुए, बाद में। इसमें से आप इधर देखिए, यहाँ पर द्वीप है, कौन कौन सा? दमन दीव, दमन दीव। इधर पर आपका दादर नागर हवेली, ये गुजरात में ही बॉर्डर पे। ये द्वीप देखिए आप, ये जो द्वीप हैं, अरे ये कहाँ बना दिया? अच्छा ये मैप खिसक गया, ये कौन कौन सा? दादर नागर हवेली दमन दीव, ये द्वीप है सब ना। दादर नागर हवेली एक द्वीप, दादर एक द्वीप, नागर हवेली एक द्वीप, दमन एक द्वीप, दीव एक द्वीप, ये द्वीप है। ये और गोवा, यहाँ पर है गोवा, दमन दीव और गोवा, ये पुर्तगालियों के कब्जे में थे। किसके? पोर्तुगीज, पुर्तगालियों के कब्जे में थे। और यहाँ पर पुडुचेरी एक संघ शासित प्रदेश है। कितने द्वीपों से मिलकर बना है? 4 द्वीप। चलो सबसे पहला उत्तर से दक्षिण की ओर पहला द्वीप किधर है? यनम, यहाँ है, आंध्र प्रदेश की तट पर, यह है यनम। फिर ये आपका आज का तमिलनाडु है, आज का। इसके किनारे में एक ये और एक ये वाला द्वीप कौन सा? पुडुचेरी, ये पुदुचेरी है। इसके नीचे वाला कराईकल, ये कराईकल है। और ये केरल के तट पर एक द्वीप है माहे। ये 4 द्वीप मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश है आज का पुदुचेरी। इन चारों द्वीपों में सबसे बड़ा पुदुचेरी है, तो इस संघ शासित प्रदेश का नाम पड़ गया पुदुचेरी। यहाँ फ्रांसीसियों का कब्जा था इस पर। ये पूरे द्वीप पर किसका कब्जा था? फ्रांसीसी। 15 अगस्त 1947 हो गई, अंग्रेज तो चले गए।
ये साले पुर्तगाली, आपको पता है ना भारत में बहुत सारे यूरोपीय और लोग आए और उन्होंने कब्जा किया। डेनिश, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज़, फ्रांसीसी, ये यूरोपीय हैं जो भारत में कभी ना कभी आए और अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने कब्जा जमाया, शासन किया। ठीक, लेकिन अंग्रेज़ सबसे भारी पड़ गए, उन्होंने सबको कंट्रोल करके बड़ा हिस्सा अपने कंट्रोल में रखा। बाद में क्या हुआ कि भारत के आज़ाद होने, अब जाएंगे, अबे अब छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो ये छोड़ ही नहीं रहे थे। बाद में कार्रवाई किया, केंद्र सरकार ने कार्रवाई करके इनको भगाया है। 1954 में ये आज़ाद, 1954 में हमने पुर्तगालियों से गोवा, दादर, नागर हवेली को आज़ाद कराया। कब कराया? 1954। गोवा, दमन दीव, दादर, नागर हवेली पुर्तगालियों से स्वतंत्र कराया 1900, और 1961 में पुडुचेरी, 1961 में पुडुचेरी। भारत में सबसे बाद में जाने वाले कौन है? फ्रांसीसी हैं, फ्रांसीसी। पुडुचेरी को छोड़कर जाने का नाम ही नहीं लेते थे। आज पुडुचेरी चले जाओ आप, आपको एकदम लगेगा यूरोप में पहुंच गए। पूरा फ्रांसीसियों ने अपने जैसा बना डाला है पुडुचेरी को ना। तो आपको फ्रांस घूमने का मन करे तो आप पुडुचेरी घूम लो, समझ जाओ फ्रांस घूम लिए। आज़ाद कराया, ये अलग कहानी है। अब आज़ाद हो गए भारत के हिस्से, अब ये कब राज्य बने, कब संघ शासित प्रदेश बने, अब आगे बढ़ते हैं। आई ये यहां से शुरू करें। 1961 में दादर नागर हवेली केंद्र शासित राज्य बना, दादर नागर हवेली ना। लेकिन हमें इस ईयर के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि दादर नागर हवेली, दमन दीव दोनों मिलाकर एक संघ शासित प्रदेश कब बना, वो बाद में देख लेंगे। उसके बाद सीधा ये आओ, कब हुआ ये स्वतंत्र, कभी पूछ बता दिया मैं आपको। दादर नागर हवेली, दमन दीव सब 1954। 1962 में सीधे आओ, 60 के बाद गोवा केंद्र शासित राज्य बना। 1962 में गोवा केंद्र शासित राज्य बना। ठीक, और दमन दीव, गोवा और दमन दीव 1962 में दो केंद्र शासित राज्य बने, गोवा और दमन दीव। ठीक, अरे उल्टा बोल गया क्या? 1954 में फ्रांसीसियों ने भारत को सौंपा, और वो जो तीनों को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करा? 1961। ये वाला ये थोड़ा उल्टा हो गया। कहाँ गया? कहाँ बनाया? अरे में ये तो ये 1961 है ना, ये और 1954। सॉरी यार, आज क्लास ज़्यादा नहीं ले पाऊंगा क्योंकि सर आगे हलचल से पता नहीं चला, तो आ जाता है 40 को।